ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2025। विषय है वर्तमान समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों की प्रासंगिकता। वक्ता हैं माननीय वरिष्ठ सांसद लोकसभा और संसद की संचार एवं प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निशिकांत दुबे। नमस्कार। आज 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है और उन्होंने जो एक नींव रखी भारत के संविधान की, और आज के समय में संविधान की जो नींव है या उनकी कही भी बातें हैं वो कितनी प्रासंगिक है, इस विषय पर देश को जानने की आवश्यकता है, समाज को जानने की आवश्यकता है। और संविधान 1950 के बाद से जिस दिशा और दशा में जाना चाहिए था, जो राजेंद्र बाबू की सोच थी या हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर साहब की सोच थी या राजेंद्र बाबू की सोच थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब हम 2025 में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि 75 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, या आज के समय देश की दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से आगे बढ़ रही है। जब संविधान बनने लगा तो एक महत्वपूर्ण विषय जो संविधान निर्माताओं के पास था, और चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू, तो कई एक जो अपने आप को डेमोक्रेसी में बहुत आगे देश मानते थे, चाहे ब्रिटेन मान रहा हो या अमेरिका मान रहा हो, बहुत दिनों के बाद उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को अपने लोगों पर भरोसा था और गरीबी और अमीरी के भेदभाव को हटाकर उसमें उनके मन में ये था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकारी है। क्योंकि इसके पहले जो संविध सरकारें 1937 के आसपास बनी थी, उसमें वोटिंग राइट्स जो है कई एक लोगों को नहीं था। फिर महिला और पुरुष के बीच में भी बहुत विभेद था। चूंकि वेस्टर्न कंट्री में भी विभेद था तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी में विभेद था। और जब उन्होंने महिलाओं को या सभी लोगों को, भारत में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार मिला, 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, 51-52 में, तो सबों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और आज भी आप समझिए कि इससे डेमोक्रेसी हमारी मजबूत हुई, सबों को अपना अधिकार स्पष्ट तौर पर नजर आया। लेकिन एक वकालत जो राजेंद्र बाबू ने की और हमारे संविधान निर्माता ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी बाद के दिनों में, वो एक था कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हमारा जो वेद पुराण कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या हिंदू धर्म की यदि बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो आपको जितनी भी मजबूत भगवान नजर आएंगे वो दुर्गा के तौर पर, काली के तौर पर, देवी के तौर पर नजर आते हैं। जब जब संकट हुआ सनातन धर्म पर या समाज में, वो अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दिया कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए। तो राजेंद्र बाबू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन अधिकारियों के लिए लड़ते रहे, क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और विधानसभा में बढ़ नहीं रहा था, कभी 7%, कभी 8%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो रहा था, तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसको कि राजेंद्र बाबू के सपनों को हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरा किया। और आज के समय में उनके विचार जो है बहुत ही प्रासंगिक हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कि देश को जानने की आवश्यकता है। आर्टिकल 74 है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बड़ी चर्चा है आज के समय में कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाया जाए, लाल किताब लेकर जो है युवाओं को भड़काने का भी प्रयास हो रहा है। और लेकिन युवाओं को जानने का सवाल है कि हुआ क्या। आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 ये कहता था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करेंगे, लेकिन सलाह पर काम करेंगे तो वो उसके लिए बाइंडिंग नहीं था कि आपको इसी के आधार पर जो है काम करना है, उसका कोई लिमिटेशन तय नहीं था। जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई और संविधान कहीं न कहीं उस वक्त बड़े खतरे में नजर आया, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए बिना किसी अपोजिशन को साथ में रखते हुए, क्योंकि सारे अपोजिशन के जो नेता थे 75 से 77 तक या तो वो जेल चले गए थे या वो भाग गए थे, या पार्लियामेंट का जो डिग्निटी था वो खत्म हो गया था, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो जो 3 जनवरी 77 को जो 42वां संविधान संशोधन हुआ,
उस संविधान संशोधन ने एक बड़ा परिवर्तन कर दिया पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जो है आप समझिए कि एक बड़ा परिवर्तन हो गया, और बड़ा परिवर्तन हो गया कि लीगली राष्ट्रपति को ये अधिकार छीन लिया गया कि आप अपने विवेक से कोई भी चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल में यदि मंत्रिमंडल ने बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति केवल स्टाम्प मोहर हो गया। तो जो राष्ट्रपति पद की डिग्निटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था राष्ट्रपति, और जो राजेंद्र बाबू ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट यदि देखिए तो 1947 की डिबेट देखिए, 1948 की डिबेट देखिए, उसमें राजेंद्र बाबू हमेशा कहते थे कि चूंकि ये चीज हम लिखत पढ़त में नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये चीजें लिखत पढ़त में दे देना चाहिए कि ठीक है कि जो मंत्रिमंडल कहेगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, लेकिन राष्ट्रपति को आप मजबूर मत करिए। राष्ट्रपति को अपने विवेक पर भी जो कोई चीजें छोड़ देनी चाहिए या उसको लौटाने का अधिकार दे देना चाहिए। उसका क्या प्रतिफल हुआ, आप ये समझिए कि उसको यदि आप देखेंगे तो उसका प्रतिफल जो अभी है वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिया। जब एक विचार जो है रुकता है, या एक विंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, जब एक चीज पर कहीं बाइंडिंग आती है, तो आज न्यायपालिका ने उठकर ये बातें कह दी कि उससे भी आगे हो गया कि बाइंडिंग जो है, पहले तो मंत्रिमंडल का था कि बाइंडिंग होगा, आप उसके विचारों को बाइंड करेंगे या आपको मानना पड़ेगा, लीगली आपको साइन करना पड़ेगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वैसे उसने डिसीजन को पलटा, लेकिन बीच के कालखंड में क्या हो गया कि गवर्नर और राष्ट्रपति को एक टाइम में जो है लिमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर जो है आपको साइन करना ही होगा। यदि आप साइन नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह कानून हो गया। आधा काम जो है इंदिरा गांधी जी ने कर दिया और थोड़ा बहुत काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीच के कालखंड में कर दिया, जिसको कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पलटा। तो मेरा यह मानना है कि जो उनके विचार हैं आज इतने प्रासंगिक हैं, और देश के जो कई एक कठिनाइयां हैं उसमें बच्चों को जानने का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के नाते राजेंद्र बाबू हों या अंबेडकर हों या के मुंशी जी हों, चाहे मावलंकर साहब हों या नेहरू जी, उन्होंने जिन विचारों को किया, आज वो विचार कितने प्रासंगिक हैं और हम लोगों को उससे सीख लेकर कैसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये एक रिलेवेंट है। तीसरा क्या है कि राजेंद्र बाबू की हमेशा सोच थी कि ये जो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पर जो चर्चा होती है, और जो आपको ध्यान है कि फिर इमरजेंसी के समय ही जो है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों का जो है समावेशीकरण हुआ। अब उसमें क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, अभी आपने देखा कि आर्मी में एक आदमी को डिसमिस किया गया और सुप्रीम कोर्ट को फाइनली इंटरफेयर करना पड़ा कि उस आदमी ने कह दिया कि हम जो है, जो रिचुअल है सेना में, जहां कि आपको जाना है, चाहे हिंदू का पूजा हो रहा हो, चाहे मुसलमान का पूजा हो रहा हो, सिख का हो रहा हो, ईसाई का हो रहा हो, बुद्धिस्ट का हो रहा हो, जैन का हो रहा हो, पंथ निरपेक्षता के कारण जो रिचुअल है आपको वो पूरा करना है। एक आर्मी के अफसर ने रिफ्यूज कर दिया हिंदू पूजा पाठ में भाग लेने के लिए, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं, पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि आपको सभी धर्म के बारे में सम्मान करना है। लेकिन बाद के कालखंड में जो हुआ, जो 75 से 77 के बीच में हुआ, उसमें जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है वो कहीं ना कहीं अधूरा हो गया, जो कि बाद में अब जो मंशा थी हमारे संविधान निर्माताओं की वो हम पूरा कर रहे हैं। पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान हो कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जो है, सोमनाथ मंदिर बनना चाहिए, सोमनाथ मंदिर के लिए कई एक डिस्प्यूट भी हुए, कई एक लोगों ने उनको रोका कि आप सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए नहीं जाइए। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि हम हिंदू हैं, सनातन हैं, हमारी आस्था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमान के विरोधी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिख के विरोधी हैं, जैन के विरोधी हैं, बौद्ध के विरोधी हैं या ईसाइयों के विरोधी हैं। हमारा यह है कि सबों को अधिकार है अपना पूजा पाठ करने का। 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसे एक ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ है, और सोमनाथ के उद्घाटन में गए, लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दिया। नेताओं ने जो है, हिंदुओं ने टोपी पहनना शुरू कर दिया और मुसलमानों ने जो है टीका लगाना स्टार्ट कर दिया। इससे हम कोई धर्म परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स में थोड़े हैं। उसको जो है आज के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजेंद्र बाबू से ही प्रेरणा लेते हुए, आपको ध्यान हो कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया अयोध्या के बारे में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी गए, उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, आज जो है धर्म ध्वजा लहराई। और ये एक मैसेज आता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए, और इसीलिए आज का दिन जो है महत्वपूर्ण है। और राजेंद्र बाबू के जो विचार हैं
वो महत्वपूर्ण है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो चौथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आती है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमान का है, उतना जैन का है, सिख का है, बौद्ध का है, ईसाई का है। लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर एक बहुत ही बड़ा अपीचमेंट है। यदि आप देखेंगे तो जब 1955-56 में हिंदू कोड बिल, मतलब पहला हिंदू कोड बिल जब लेके आए, तो राष्ट्रपति के तौर पे राजेंद्र बाबू ने इसका विरोध किया और इन्होंने कहा कि ये कोड बिल जो है एक धर्म को टारगेट करके आप क्यों कर रहे हो? शादी विवाह या किसके साथ, मां के साथ, पिताजी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, समाज के साथ, व्यक्तियों का क्या रिलेशन होगा? ये तो देश में बराबर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक राज्य है जहां की इस तरह का आज भी लागू है, वो गोवा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध पर सभी एक ही तरह के कानून लागू हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि हमने डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, उसको डायरेक्शन में जो है रखा है, उसमें भी राजेंद्र बाबू ने और डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार इसकी वकालत की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नहीं तो एक वर्ग ऐसा होगा जो डिस्क्रिमिनेशन फील करेगा, एलिनेशन फील करेगा, जो भारत के संविधान के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो लागू नहीं हुआ और आपको पता है कि धीरे धीरे किस तरह से हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में चले गए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में चले गए। और आज वो रिलीवेंस है जिसको कि मुझे लगता है कि हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों में, जैसे अभी उत्तराखंड में यह लागू हो गया है, मुझे लगता है कि आसाम में भी किसी दिन लागू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी वो कमेटी चली है, महाराष्ट्र में भी कमेटी बनी हुई है। तो आज समय आ गया है कि जो 1955-56 में राजेंद्र बाबू ने हिंदू कोड बिल को रोकने के समय किया था, संविधान को यदि मजबूत करना है तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और जिसकी दिशा में सरकार चल रही है। और सारे पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को पढ़कर उसके बारे में अपने को यदि निर्णय होगा तो मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए, संविधान की मजबूती के लिए होना चाहिए। फिर जो एक बड़ा वॉर अभी चलता है साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, लैंग्वेज का, कोई तमिल जिनको ओल्डेस्ट भाषा है सभी उनका सम्मान करते हैं, कोई तमिल के खिलाफ होता है, कोई तेलुगु के खिलाफ होता है, कोई संस्कृत के खिलाफ होता है, कोई हिंदी के खिलाफ होता है, कोई अंग्रेजी के खिलाफ होता है। तो मुझे लगता है कि आज का समय ये लोगों को प्रतिज्ञा करने का है कि एक तो लैंग्वेज क्या हो, दूसरा पढ़ाई लिखाई का मोड क्या हो। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो राजेंद्र बाबू से प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को, और उनके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें समान शिक्षा नीति और लैंग्वेज, किस तरह से रीजनल लैंग्वेज का बढ़ावा है, ये विचारणीय विषय है आज के समय में, जिसके बारे में कि इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे मेडिकल का एग्जाम हो या ऑल इंडिया एग्जाम हो, जिसके लिए देश आगे बढ़ रहा है, इस पर बहुत ही गहन विचार विमर्श उस वक्त भी हुआ था। और कई एक लोगों ने यह कहा था कि यदि हम समान शिक्षा या रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाकर यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये देश जो है अनेकता में जो एकता है वो नहीं हो पाएगा। उस समय के बातों को नहीं रोका गया। संविधान निर्माताओं ने कहा कि अभी भाषा जो है वो अंग्रेजी होगी 10 साल तक, जो अंग्रेजों की भाषा थी, और उसके बाद जो है वो जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो लैंग्वेज है भारतीय भाषा के तौर पर वो हिंदी होगी। उसको हिंदी को थोपना है, हिंदू को थोपना है। हिंदी और हिंदू आंदोलन जो है बहुत चलता रहा। आपको पता है कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा हुआ। तमिल भाषा बहुत ही मजबूत भाषा है। मुझे लगता है कि यदि इस देश को एकत्रित रखना है, संविधान को मजबूत करना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है, तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया कि नई शिक्षा नीति भी आई है कि एक तो ऑल इंडिया लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कि एग्जाम के मोड के आधार पर जो है आप विद्यार्थियों को तय करिए। जितनी भाषाएं हैं अष्टम अनुसूची में, उसके आधार पर विद्यार्थियों को छूट देनी चाहिए। और सबसे बड़ी छूट जो है वो ये होनी चाहिए कि जैसे कोर्ट है, कोर्ट में भी कई एक बड़े जीनियस वकील हैं, लेकिन मान लीजिए उनको अंग्रेजी नहीं आती या कई एक जगह हिंदी नहीं आती, तो वो अपनी बातों को बहुत बढ़िया ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या उनका जो एक मन में फीलिंग है कि
अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो है वो बहुत तेज होते हैं। तो भाषा को नई शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं और उसी सोच के साथ लेकर आए हैं, इसको मजबूत करके रीजनल लैंग्वेज के साथ समान शिक्षा नीति और कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसको जो भी लैंग्वेज आता है, नॉर्थ ईस्ट के लैंग्वेज अलग होंगे, साउथ इंडिया के अलग लैंग्वेज होंगे, नॉर्थ इंडिया के अलग, तो इसका नेशनल इंटीग्रेशन जो है, और जिसके लिए राजेंद्र बाबू लगातार लड़ते रहे, अंबेडकर जी लगातार लड़ते रहे, मावलंकर जी लगातार लड़ते रहे, कामराज लड़ते रहे, इन चीज़ों को अपने को आगे बढ़ाने का, और आज का रिलेवेंस जो है वो उसमें एक महत्वपूर्ण है। अभी वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, दो चीज़ें इंपोर्ट होता है भारत में, वो एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि हमारे यहाँ उत्पादन कम है, और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, वो हम खरीदते हैं, और ये लगभग 8 से 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल होता है। 96-97 में हमने एक इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट जो है ITA 1 साइन कर लिया, जिसमें हमने कहा कि 2004 तक हमारे यहाँ कस्टम टैरिफ जो है वो 0 हो जाएगा। इस कारण से हमारे यहाँ पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खत्म हो गई। KVIC जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, अभी बिक्री बहुत बढ़ी, जो प्रॉफिट में है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने KVIC के लिए अलग विंग किया, उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा, और वो इंसिस्ट करते हैं कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एक बड़ा कैंपेन है। आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। जो महात्मा गांधी के विचार थे कि बुनकरों को आगे बढ़ाना है, हथकरघा करना है, चरखा चलाना है, जो आज़ादी का आंदोलन का था, इससे प्रेरणा लेके खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में इंसिस्टेंस राजेंद्र बाबू ने, और उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। बाद के कालखंड में आप देखिए कि कॉटन इंडस्ट्री भी अपनी बंद होने लगी, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बताया। आज जो भारत सरकार की नीति है और जिस हिसाब से हमारा GDP ग्रोथ बढ़ रहा है, इस पर भी युवाओं को विचार करने की आवश्यकता है, इस पर भी देश को विचार करने की आवश्यकता है, इस पर भी सारे पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट एकत्रित करने की आवश्यकता है। और जो विचार थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, और खासकर KVIC में तो बहुत बड़ा योगदान राजेंद्र बाबू का रहा, इन सभी चीज़ों पर मंथन करके कि हम कैसे आगे बढ़ें। यह समय वैसा है कि हमको नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना युवाओं में कैसे आगे बढ़ना है, और इसी से डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत करना है। तो स्वदेशी का जो जीवंत उदाहरण उस वक्त हमारे फोर फादर्स ने रखा, उसको जो माननीय प्रधानमंत्री जी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, पहले 1946 में जब सरकार बनी तो कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री राजेंद्र बाबू का, और उस वक्त का एक माहौल ऐसा था कि 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर थे। यदि खेती बढ़ती थी तो हम बढ़ते थे, खेती नहीं बढ़ती थी तो नहीं बढ़ते थे। और किसान कौन थे? मार्जिनल फार्मर्स थे, कोई बड़े किसान नहीं थे। और बाद में जमींदारी प्रथा, राजा प्रथा, प्रीवी पर्स, ये सब हटा के हमने जो है विनोबा भावे का भूदान आंदोलन हो जाने के बाद तो मार्जिनल फार्मर्स हो गए, जिसको कि 10 कट्ठा जमीन था, 1 एकड़ जमीन था, आधा बीघा जमीन था, आधा एकड़ जमीन था। और उसमें हमेशा इंसिस्टेंस रहा कि किसानों को मजबूत करिए, किसानों की आय को जो है बढ़ाइए। नहीं तो अमेरिका पर बहुत निर्भरता थी, वहाँ से यदि गेहूं नहीं आता था तो हम लोग खा नहीं पाते थे। हरित क्रांति के बाद जो है चीज़ें सुधरी, लेकिन किसानों की आत्महत्या उस वक्त भी एक विषय था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, जब डिबेट हुआ था, उस वक्त भी किसान की आत्महत्या का विषय था। और लगातार यदि डिबेट देखेंगे 1952 से लेके 2014-15 तक, जब भी डिबेट करते रहे तो महंगाई और किसान, ये दो डिबेट ऐसे हुए। मैं 2009 में सांसद बन गया तो हमेशा देखा मैंने कि ये डिबेट होते ही रहे, किन्होंने ध्यान नहीं दिया। और वो कहते थे कि जब तक आप सब्सिडी नहीं दोगे, जब तक आप किसानों की निर्भरता जो है, जो महाजन प्रथा है, महाजन से जो वो खेती करने के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उतना प्रभावी नहीं था, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आज जो किसान सम्मान निधि है, जिसके कारण कि प्रत्येक साल हम लोग जो है 6,000 रुपया देते हैं किसानों को, इसके किसान को जो बीज खरीदने के लिए, इमीडिएटली पानी देने के लिए,
किसी लेबर को पेमेंट करने के लिए जो पैसा जाता है उसमें उसकी निर्भरता जो है, जिसको कि 10 कट्ठा जमीन है, जिसको 5 कट्ठा जमीन है, जिसको 1 बीघा जमीन है, क्योंकि मार्जिनल फार्मर है। आज भी 80-85% जो इस देश के फार्मर है वो मार्जिनल हैं। उन चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यदि कोई विचार हो आम लोगों को, जनता को, विद्यार्थियों को, तो उसको जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो चले हैं वो अपने फोर फादर्स के चीजों के चले हैं, और ये किसान सम्मान निधि क्यों है इसके बारे में लोगों को जो है जानकारी होना चाहिए। फिर जो विचार था, और खासकर राजेंद्र बाबू जिसके लिए बहुत वोकल थे, सभी मार्क्स के लिए अपने विद्यार्थियों को लिए कि वो 99% नंबर कैसे लाए, 100% नंबर कैसे लाए। वो जो हमारे वेद को नहीं पढ़ाते हैं, महाभारत गीता के बारे में जानकारी नहीं देते, महर्षि वाल्मीकि क्या बोल के गए, अंबेडकर जी क्या बोल कर गए, राजेंद्र बाबू क्या बोल कर गए, नेहरू जी क्या बोल कर गए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोल कर गए, ये पार्ट नहीं, महात्मा गांधी, ये पार्ट नहीं है पढ़ाई का। लोग उसके बारे में इसलिए सीरियस नहीं है। आप ये समझिए कि जो आज आयुष्मान भारत स्कीम जो है माननीय मोदी जी ने लागू किया, उस वक्त भी यही चर्चा थी, भारत की आजादी के समय भी यही चर्चा थी। इतने लोग हैं, उनका इलाज कैसे होगा? पूरा का पूरा घर, जमीन, गहना, जेवर, ये सब बेचकर भी लोग इलाज नहीं करा पाते थे। और इस कारण से बुढ़ापे का जो केयर होना चाहिए वो बुढ़ापे का केयर नहीं होता था। आपको ध्यान हो कि 40-45 साल में आदमी बूढ़ा नजर आने लगता था। लेकिन आज जो है उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए, और जो हमेशा खासकर राजेंद्र बाबू का जो इंसिस्टेंस था इसके ऊपर कि सबको जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, और खासकर बड़े बुजुर्ग को तो 60 साल 70 साल के बाद 100% जो है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, सबको एक बराबर का मिलना चाहिए। आज इसीलिए उसका रिलीवेंस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहीं से लागू करके सबको स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत का जो ये है, और खासकर बुजुर्गों के लिए तो 70 साल से जो ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबों को दिया। ये उनकी सोच थी, और इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। जगह जगह आज भी सरकारी अस्पताल जो हैं, जो गांवों में हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, और राज्य जो है फंड इतने उल्टे सीधे गलत चीजों में चुनाव जीतने के लिए खर्चा करते हैं कि उनको आम आदमी जो है कहीं नहीं नजर आता है। तो स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बढ़ेगी? जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कैसे जाएंगे, नर्स कैसे जाएंगे, कंपाउंडर कैसे जाएंगे, उनको सस्ते दर पर कैसे मेडिसिन मिले? जेनरिक मेडिसिन जो है जनरली डॉक्टर लिखते नहीं है। ये जो फार्मा लॉबी है ये इतनी बड़ी है, वो आपको महंगा दवाई खरीदने के लिए बाध्य करती है। तो वो एक रिलीवेंस है, और इस पे सबों को सामूहिक तौर पर शपथ लेने की आवश्यकता है कि कुछ भी हो जाए। जैसे पोलियो का एक बड़ा हमने कैंपेन कर दिया। कोरोना में आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एकजुट करके सबसे कम कैजुअलिटी हमारे यहाँ हुई, जबकि हमसे जितने लोग बहुत अमीर जो अपने आप को विकसित देश कहते थे, वो सब पूरे के पूरे फिनिश हो गए। तो ये जो चीजें हैं, इसमें स्वास्थ्य पर मजबूती करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेशनल इंटीग्रेशन में कई एक चीजें हैं, लोगों को लगता है कि हमने 370 खत्म कर दिया, 35 से खत्म कर दिया। मैंने जब इस व्याख्यान माला में मुझे लगा कि मुझे बोलना है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खूब पढ़ा। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जब कश्मीर का मामला आया, कश्मीर पर चर्चा आने लगी, तो कश्मीर का वोटर कार्ड अलग हो, कश्मीर का इलेक्टोरल रोल अलग हो, कश्मीर के जो MP MLA बने उनकी एक अलग सुविधा हो, अलग भूमिका, इसके ऊपर खूब चर्चा हो। क्योंकि लोग 370 और 35 से देना चाहते थे, स्पेशल प्रोविजन डालना चाहते थे। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के नाते राजेंद्र बाबू को पढ़ना चाहिए। राजेंद्र बाबू ने कहा कि हम इस देश का संविधान बना रहे, राज्य का संविधान नहीं बना रहे, और जब इस देश का संविधान बना रहे हैं, सभी लोगों को यदि हम समान अधिकार दे रहे हैं कि गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा आदमी है, सबको, क्योंकि 21 साल था, बाद में उसको 18 साल किया गया, लेकिन 21 साल के बाद जब हम मताधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो हम ये थोड़े कह रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश के लोगों का ज्यादा अधिकार होगा, उनकी ज्यादा से होगी। हम तो
पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जो कि अब मुझे लगता है कि फिर से अब बदलने का सवाल होगा, क्योंकि साउथ इंडिया या कई एक राज्य जिन्होंने कि अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और इस देश के लिए अच्छा काम किया है, यदि कभी मान लीजिए कि सीट बढ़ाने की बात आएगी तो उनकी बातों को जो है अपने को प्रमुखता देनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक संविधान संशोधन का जो है एक विषय खड़ा हो गया है और जिन्होंने भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जिन राज्यों ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है, उनका बढ़ाई करने की आवश्यकता है और उनका रिप्रेजेंटेशन कम नहीं हो, इसकी आवश्यकता है। लेकिन 370 और 35A का खुलेआम विरोध किया और कहा कि किसी कीमत पर अलग से एमपी नहीं होंगे, अलग से एमएलए नहीं होंगे। यह दिखाई नहीं देना चाहिए कि वो एमपी जो है उसके अधिकार अलग हैं, वो जम्मू कश्मीर का एमपी है। उसको आप समझें कि इतनी बड़ी डिबेट को हमने खो दिया। टेम्पोररी आर्टिकल के तौर पर 370, जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी सरकार के किए हुए चीजों को जो है मोहर लगा दी, आप समझे कि उसको बढ़ाते रहे, उसको बढ़ाते रहे, उसको बढ़ाते रहे। और कोई भी कानून हम यदि पास करते थे, और भी आश्चर्यजनक चीज था कि कोई भी कानून यदि पास करिए तो उसमें लिखा हुआ रहता था कि एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये सब जगह देश में कानून लागू होगा। हम पूरा शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर जिसमें कि शेड्यूल कास्ट को आरक्षण नहीं, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण नहीं, ओबीसी को आरक्षण नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं यह इस देश में होता रहा। कारण क्या था? 370। आज यदि राजेंद्र बाबू की बात मान लेते, अंबेडकर जी की बात मान लेते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए डिबेट की बात मान लेते, नेहरू जी के ही कहे हुए बातों को मान लेते, तो शायद जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट थी, खासकर कांग्रेस, उसको तो इसके बारे में सोचना चाहिए था और 370 कब का खत्म हो गया रहता। आज भी इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज 370 35 से खत्म होकर हुआ है, इस देश में समान अधिकार, समान कानून, समान चीजें, ये जो हुआ है वो आज के समय की मांग थी, संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, संविधान को बचाने के लिए जो उनकी मंशा थी उस पर काम हुआ है। और ये सभी युवाओं को, खासकर जितने श्रोता हैं, उनको ये चीज जो है जानने की आवश्यकता है और जानना चाहिए। आपको एक और जानकारी दूं कि इस संविधान में 121 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र हुआ है। 121 बार पूरे पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट को यह अधिकार है, प्रेसिडेंट को यह करना चाहिए, प्रेसिडेंट ये करेंगे, प्रेसिडेंट वो करेंगे। लेकिन संविधान का संशोधन किया इंदिरा जी ने और रबर स्टाम्प बना दिया राष्ट्रपति को। जनवरी 77 में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें से जो 121 जगह राष्ट्रपति की व्याख्या हुई है या उनको अधिकार दिए गए हैं या उनको जानकारी दी गई है, उन चीजों को हमने कहीं ना कहीं विलोमित कर दिया, खत्म कर दिया। जो फोर फादर्स की मंशा थी वो खत्म हो गई। और एक बड़ा सवाल है कि जो लोग संविधान बचाने का विचार कर रहे हैं या कहते हैं संविधान खतरे में है या लाल किताब लेके चलते हैं, उनसे एक बड़ा सवाल युवाओं को जरूर पूछना चाहिए। एक बड़ा विषय है देश के सामने कि राष्ट्रपति के अधिकार को जब हमने कंप्लीट खत्म कर दिया कि राष्ट्रपति कुछ नहीं है, जो मंत्रिमंडल लिख कर देगा वही पढ़ना है, वही बोलना है, वही करना है। आप लीगली बाउंड हैं मंत्रिमंडल के विचारों को स्वीकार करने। तो ये 121 बार राष्ट्रपति के बारे में इतना क्यों कहने की आवश्यकता है? संविधान को आपने खत्म कर दिया। संविधान खतरे में आज की डेट में फोर फादर्स जो हमारे लिख के गए उसके कारण है, या संविधान इस कारण से है जहां के हम अधिकार देना चाहते हैं? इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था खड़ी हो जाती है। इसी कारण से गवर्नर जैसी संस्था पर जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नर क्या है? जब तक इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक समान नीति नहीं लागू करती है, तो ये देश एकत्रित कैसे हो सकता? नहीं तो जितनी रीजनल पार्टीज हैं, जितनी परिवारवादी पार्टी, उनका क्या लक्ष्य है? जो खतरा है इस संविधान को, किन चीजों से खतरा है? इस संविधान को खतरा विदेशी शक्तियां जो कि भारत को तोड़ना चाहती हैं, उन्होंने जो लूप होल्स बनाए, दो लूप होल्स बनाए। एक लैंग्वेज के आधार पर लड़ाई चलती है, एक रीजन के आधार पर लड़ाई चलती है। एक लड़ाई चलती है परिवारवादी पार्टियों की
कि हमारे परिवार को कितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। जैसे हमने राजतंत्र खत्म किया, प्रीवी पर्स खत्म हुआ, सरदार पटेल ने जो है पूरे देश को एकत्रित किया, सभी जितने राजा रजवाड़े हैं वो सब आ गए। लेकिन यदि आप देखेंगे तो आज के पॉलिटिक्स में फिर से नए डेमोक्रेट राजा जो है वो पैदा हो गए। जितनी रीजनल पार्टी है वो दूसरे को चार्ज देने को तैयार नहीं है। और ये सारी परिवारवादी पार्टियां, मैं ये नहीं कहता कि उनके देश सेवा पर मुझे कोई परेशानी है, लेकिन वो जो मनसा पाले हुए हैं हमारे देश को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, उसमें कभी युवाओं को आप भड़काते हैं, कभी जेएनजी के मामले को ले आते हैं, कभी आपको लगता है कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में कैसे है? संविधान खतरे में यह है कि 121 बार जो राष्ट्रपति का जिक्र हुआ, उस राष्ट्रपति के पूरे अधिकार को आपने खत्म कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक चेक एंड बैलेंस का तरीका था उसको तो आपने खत्म कर दिया। न्यायपालिका को जो एक चेक एंड बैलेंस का तरीका था वो आपने खत्म कर दिया। आर्मी के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस का तरीका वो सब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को जैसे सारे सिस्टम में दे दिया। इवन नेशनल जुडिशियल जो हमने कमीशन बनाया जिसमें कि हम आरक्षण के साथ जो है जजों को, जुडिशरी को जो है फ्री करना चाहते थे, उसके ऊपर भी यदि सुप्रीम कोर्ट हावी हो गया तो आप केवल वोट की राजनीति में हमको साथ देने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये एक विचार आज के समय में युवाओं के लिए है कि हमको फिर से इस डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो कहा हमारे फोरफादर्स ने, जो मंशा थी, उसको आगे बढ़ाएं। ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, डेमोक्रेसी में कोई भी राजतंत्र नहीं हो सकता। ये समय आया है सभी युवाओं को खड़ा होने का कि हम युवाओं को, जिनके की बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, ऐसे युवा जिन्हें कभी समाज सेवा का या राजनीति में योगदान करने का अवसर नहीं मिला, उनको जो है मौका मिलना चाहिए, जिससे कि संविधान को जो है हम एक मजबूतवाद में जो है पहुंचा पाए। इसके बाद 2-3 चीजें और भी हैं, जैसे रोल ऑफ हिस्ट्री। इसके बारे में बहुत व्याख्या, नेहरू जी ने भी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, राजेंद्र बाबू ने रोल ऑफ हिस्ट्री के बारे में जो है कई एक जगह व्याख्यान दिया कि जो देश अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है, इतिहास भूलता है, वो कहीं ना कहीं समस्या में पड़ता है। हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास ये है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अयं निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। आज ग्लोबल वर्ल्ड की बात हो रही है, हमारे फोर फादर्स तो उसको करते रहे। हम इससे प्रेरणा नहीं लेकर हम ये कहते हैं कि WTO क्या कर रहा है, IMF क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है। हम अपने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये रोल ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो किताबें, हिस्ट्री की किताब कैसे है? हमारा जो 5000 10,000 साल पुराना जो है धर्म है, उसमें रामायण ने क्या सीख दी, गीता ने क्या सीख दी, महाभारत से क्या सीखने की आवश्यकता है, वेद से क्या सीखने की आवश्यकता है, उपनिषद से क्या है, चाणक्य की नीति क्या कहती है, कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या कहता है। हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार है और जो इतिहास में कैसे बाबर आ गए और उन्होंने कैसे मंदिरों को तोड़फोड़ किया, औरंगजेब का कितना रोल था, गजनी ने क्या किया, गोरी ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया। आज यदि आप देखेंगे तो 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो 1906 से लेकर 1947 तक जिस तरह से आप समझें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का जो है खलीफा हार गया, हमारा खलीफा से नहीं लेना देना था, लेकिन यहां खिलाफत आंदोलन हो गया। 1906 से लेकर 1947 तक जो देश के सिचुएशन थे, आज वोट बैंक की राजनीति के लिए हम वही जाना चाह रहे हैं। और जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ, आप ये समझिए कई एक पॉलिटिकल पार्टी उसी तरह से मंसूबा पाले हुए हैं कि भारत का एक और विभाजन हो जाए। इसीलिए रोल ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को से सीखने की आवश्यकता, युवाओं को उसमें जानने की आवश्यकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बारे में कि लोगों को बताना चाहिए और खासकर युवाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। 2 और चीज जो छोटी छोटी है, मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है SIR का। अब SIR है क्या? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हमने चुनाव आयोग नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र इकाई बनाया और स्वतंत्रता से सारे चुनाव आयोग जो है, जितने भी चुनाव आए उसमें सबके ऊपर क्वेश्चन आया,
लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आया कि हमने वोट लूट लिए, बूथ लूट लिए, लेकिन चुनाव आयोग की उसमें कोई भूमिका रही हो, ऐसा किसी के मन में नहीं है। आज भी जुडिशरी के ऊपर लोगों को फेथ है, आज भी लोगों को लगता है कि पत्रकारिता जो है सब कुछ के बावजूद भी आज सुधरी हुई है। उसी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर फेथ है। और आज सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक चुनाव आयोग को एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाती है। एसआईआर जब अंबेडकर जी कानून मंत्री थे वो लेकर आए और वो चाहते थे कि गहन पुनरीक्षण, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, ये साल में 2 बार हो, ये प्रपोजल था। और राजेंद्र बाबू ये कहते थे कि साल में 2 बार हो, और 2 बार हो तो घर घर जाकर आदमी से जो है पूछना चाहिए कि कौन आया कौन गया, क्योंकि सिटीजनशिप जो है और रेसिडेंटशिप 2 चीजें हैं जो भारत के संविधान में दिया। 6 महीने से यदि कोई विदेशी भी हमारे यहां है तो वो हमारा रेसिडेंट है, जिसको कि आधार कार्ड आज की डेट में हम आप दे देते हैं। लेकिन सिटीजनशिप है कि जिसके फोर फादर्स यहां हैं। तो इसके लिए कहा गया कि कोई बाहर के आदमी नहीं आ जाए। और दूसरा, डिस्प्लेस हो गए, मान लीजिए कोई गांव में रहता है, जैसे मैं भागलपुर का, तो भागलपुर में रहता था, अब दिल्ली में आ गया, तो दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में भी मैं वोटर हो गया, भागलपुर में वोटर हो गया, तो घर घर यदि जाएंगे तो पता चलेगा कि एक आदमी का एक ही जगह वोट है। कई एक जगह गांव में भी वोटर है, कई एक जगह शहर में भी वोटर है। उन चीजों के लिए तो उसमें अंबेडकर जी ने यह प्रपोजल दिया। लेकिन अंबेडकर जी ने एक बात कही कि 2 बार होना बहुत बढ़िया बात है साल में, लेकिन भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि हम 2 बार इसका रिवीजन कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च हो। तो एक आया कि साल में 1 बार जरूर रिवीजन होना चाहिए। वो धीरे धीरे करके खत्म होता गया, खत्म होता गया, खत्म होता गया। आप यदि भरना चाहते हैं भरें, नहीं भरना चाहते हैं नहीं भरें। अब क्या हो गया है कि जो इलाका है बांग्लादेश से सटा हुआ, वैसे पूरे देश भर में बांग्लादेशी फैल गए हैं, जिसको मैं पार्लियामेंट में लगातार 100 बार से ज्यादा उठाता रहा। उसमें क्या है कि जो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, कलियाचक है, मैं भी चुनाव में किशनगंज था, पूर्णिया था, कटिहार था, अररिया था, हमारे यहाँ आप गोड्डा चले जाइए, जामताड़ा चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, साहबगंज चले जाइए। जो आदिवासी का पॉपुलेशन 1951 में हमारे इलाके संथालपुरना में 45% था, ऑन रिकॉर्ड है। 2011 की जनगणना में वो 26-27% हो गया। अभी जब जनगणना होगी तो मुझे लगता है 23-24% हो गया। पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, परिसीमन हो गया। झारखंड, जिस राज्य से मैं सांसद हूं, वही एकमात्र राज्य है जहां परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान की आबादी उस वक्त 1951 में 9% थी, आज 24% हो गया। मुसलमान पूरे देश भर में 4% बढ़े, हमारे यहाँ 15% बढ़े। हमारे यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है, लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। आदिवासी की संख्या 45% से 26-27% हो गए। मैं 2011 की जनगणना बता रहा हूं। मुसलमान 9% से 15%। कौन लोग हैं? बांग्लादेशी हैं। जल जंगल जमीन पर कब्जा कर लिया। आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचने की बात नहीं है कि 45% आदिवासी आज 26% हो गया? ये 19-20% आदिवासी गया कहां? किस आदिवासी की बात कर रहे हो? तो क्या एसआईआर नहीं होना चाहिए? एसआईआर है क्या? आज की डेट में चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि 70 साल की उम्र में आप 2025 में वोटर हो रहे हैं, तो 70 साल, वोट का अधिकार तो 18 साल से है। तो 18 साल से जब आप वोटर हो गए तो आपको कभी होश नहीं आया कि वोटर होना है। 70 साल में आकर आप वोटर बन रहे हैं, तो आपके मां पिताजी के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यह चुनाव हिंदुस्तान के वोटर के आधार पर होगा कि बांग्लादेशी वोटर के आधार पर होगा या विदेशी वोटर के आधार पर होगा? यहां का एमपी एमएलए चुनने का अधिकार हिंदुस्तानियों का है कि विदेशियों का है? यही एसआईआर है। और इसके ऊपर जो है पूरा हंगामा चल रहा है। तो इसीलिए एसआईआर को समर्थन करने की आवश्यकता है और देश को जानने की आवश्यकता है कि एसआईआर क्या है। और जो एक बड़ा विषय है, जो धर्मांतरण, जो मैंने आपको कहा कि इस पे भी एक बड़ा डिबेट जो है चलने की आवश्यकता है कि आप किस तरह का, कौन से पैसे आ रहे हैं, कौन से फंडिंग आ रहे हैं। आप ये समझिए कि कई एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां की कौन सी फंडिंग आ रही है। एफसीआरए जो अभी भारत सरकार ने बंद किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप ये देखिएगा कि 17,000-18,000 करोड़ रुपया एक ऐसी संस्था को आ गया जो संस्था का एक कमरा है। एक कमरे से वो क्या कर रहे हैं? धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों चीजों पर आज का जो रिलेवेंस है, आज का जो समय है, उसमें युवाओं को इसमें जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार क्या कर रही है, किस तरह से हम देश को एकजुट एकत्रित करके आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हैं। भारत को विकसित 2047 का जो मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री का, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों के ऊपर यदि हमारे युवा विचार करें, आगे बढ़ें, तो संविधान की रक्षा होगी, डेमोक्रेसी की रक्षा होगी और हम कॉन्स्टिट्यूशन बचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों की प्रासंगिकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2025 के अंतर्गत अभी आप इस विषय पर ये व्याख्यान सुन रहे थे। वक्ता थे माननीय वरिष्ठ सांसद लोकसभा और संसद की संचार एवं प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निशिकांत दुबे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।